हुआ था। पक्षियों का कलरव चारों तरफ गुंजायमान था और पहाड़ों की बहती हवा जैसे जीवन को अपने अंदर समेटे पूरे शबाब पर बह रही थी। ये दिन का वो वक्त था जिसे ब्रह्म मुहूर्त का गौरव हासिल है। इन सब के बीच एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे अपने अंदर की शक्तियों को साध रहा था। उसके तेजमयी चेहरे को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि ये वही आदमी है जिसे सिर्फ एक दिन पहले तक इस दुनिया के सबसे बेवकूफ और नकारा पति का तमगा हासिल था। थोड़ी देर तक ईश्वर से प्राप्त हुए कुंडलिनी की शक्ति को ध्यान के माध्यम से जागृत करने के बाद विधान उठा और शहर की ओर चल दिया। इस नए व्यक्तित्व के साथ आज उसकी ये पहली सुबह थी। हालांकि कुछ देर पहले संध्या की जान बचाकर उसके एवज में 8 करोड़ मिलने की एक आस तो थी, पर पैसे मिल ही जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और सिर्फ एक आस के सहारे विधि से किए हुए वादे को विधान अधर में लटकाना नहीं चाहता था। इसलिए अब वो शहर पहुंचकर ये देखना चाहता था कि इन शक्तियों की बदौलत वो कैसे अपने वादे को सच बना सकता है। विधान अभी ये बातें सोच ही रहा था कि किसी के दर्द में कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उम्र में लगभग 70 साल का आंकड़ा पार कर चुका एक बूढ़ा व्यक्ति शायद जॉगिंग करते वक्त गश खाकर गिर पड़ा था। ईश्वर से हासिल हुए उन शक्तियों में से किसी भी बीमारी को भांपकर उसे पूरी तरह ठीक कर देने की शक्ति भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल कर पिछली रात उस लड़की संध्या के डिस्लोकेटेड हाथ को विधान ने एक झटके में ही ठीक कर दिया था। अब इसे उस बूढ़े की किस्मत कहें या बस महज एक इत्तेफाक की उसकी मदद को खुद विधान यहाँ आ पहुंचा था। उसने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? ऐसे कैसे गिर गए? वो बूढ़ा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए विधान ने खुद पहल कर पहले उनकी हार्ट बीट चेक की और दूसरी चीजों का मुआयना करते ही वो समझ गया कि आखिर ये किस बला से जूझ रहे हैं। उसके बाद उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाते हुए अपना हाथ उनकी छाती के उस जगह पर रखकर जोर से दबाने लगा जहां पर दिल मौजूद होता है। उसकी हथेली से ऊर्जा विधान के शरीर से निकलकर उस बूढ़े के शरीर में अंतहीन रूप से प्रवाहित हुई। देखते ही देखते उस बूढ़े के शरीर में हलचल होने लगी और उसने अपने मुंह से खून की एक जोरदार उल्टी की। पर हैरानी की बात यह थी कि वो खून लाल होने की जगह एकदम काला था। इन सब की थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा खांसा और उसने अपनी आंखें खोल ली। सर, आप उठ गए? अब कैसा फील कर रहे हैं? विधान ने राहत और मुस्कुराहट के साथ पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब बेटा क्या तुमने मुझे बचा लिया? विधान ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराता रहा। थैंक यू, तुम जैसे इंसानों से मिलना मुश्किल है। क्या नाम है तुम्हारा? विधान शर्मा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये नाम सुना उसने कुछ सोचते हुए बोला, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वर्मा फार्मास्यूटिकल के परिवार का हिस्सा होने के कारण वो कभी कभी सुर्खियों में आते रहता था, इसलिए बूढ़े आदमी के उसका नाम सुन रखने की बात पर विधान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। खासकर जब पिछले साल जानी मानी वर्मा फार्मा ग्रुप की सीईओ और सबसे बड़ी बेटी, जो कि निहायत ही खूबसूरत है, उसने जब शादी के लिए लाइन में खड़े एक से बड़े एक रसूखदार परिवार के बेटों की जगह एक ऐसे लड़के से शादी कर ली थी जो कि एकदम साधारण होने के साथ साथ बहुत गरीब था। तब हर रोज न्यूज चैनल वालों ने विधान शर्मा नाम के उस व्यक्ति को किस्मत का धनी बताकर काफी टीआरपी बटोरी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों को छोटी करके उसे ध्यान से देखा और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वर्मा फैमिली के दामाद हो जिसको मीडिया आए दिन उनकी बुरी हालत का जिम्मेदार ठहराती रहती है। इनकी बातें सुनकर विधान असमंजस में था कि उन्हें हाँ कहे या नहीं। विधान के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा और अपना परिचय प्रकाश शर्मा के रूप में दिया। शर्मा अंकल, आपसे मिलकर खुशी हुई। विधान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस बूढ़े आदमी का सरनेम भी सेम होगा। वो मुस्कुराए और विधान को ध्यान से देखते हुए गंभीर होकर कुछ सोचने लगे।
कहीं मैं सच तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। प्रकाश शर्मा ने मन ही मन खुद से ये बातें कही और एक गहरी सांस छोड़ी। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे मेरे सबसे बड़े पोते की याद आ रही है। अगर उसे मारा न गया होता तो आज वो तुम्हारी तरह ही दिखता और तुम्हारी उम्र का होता। उस बूढ़े ने आंखों में एक दर्द लिए विधान से कहा। इस बात पर विधान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था बूढ़े लोग अक्सर सभी के अंदर अपने बेटों पोतों का अक्स देखते ही रहते हैं। इसलिए इस बात पर कोई खास तवज्जो दिए बिना उसने आगे कहा, शर्मा अंकल, वो कौन था जिसने आपके दिल में काला जादू किया था? काला जादू? शर्मा अंकल ने थोड़ा सोचा और फिर हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम मेरे दिल की बीमारी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ अंकल, आपको हार्ट अटैक नहीं आया था, आप पर किसी ने काला जादू किया था। मैं जानता हूं कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, पर सच किसी के यकीन का मोहताज कहाँ होता है। ये देखिए, अभी अभी आपने जो खून उगला है, इसका कलर देखकर शायद आपको मेरी बात समझने में आसानी हो। ये विषाद जो आपके अंदर से निकला है, उसने आपके अंदर एक नासूर बना दिया था और जल्द ही आपकी एक मौत का कारण भी बनता। अंकल हैरान थे कि किसी ने उन पर काला जादू किया था। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने दिल में उस जहर को दबा दिया है। फ्यूचर में अब आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शर्मा अंकल सड़क पर पड़े उस काले खून को काफी समय तक देखते रहे। गौर करने पर उन्होंने काफी सालों के बाद अपनी सांस में इतना हल्कापन महसूस किया था। विधान बेटा, मेरी लाइफ बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आगे कभी कोई तुम्हें तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। विधान को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिल्लत भरी जिंदगी में किसी अजनबी ने इस तरह से उससे कभी बात नहीं की थी। विधान ने उन अंकल की तरफ देखा और बिना ज्यादा सोचे बोला, शर्मा अंकल, आपको घर छोड़ूं या आपको आपकी फैमिली से कोई लेने आएगा? दादाजी। इससे पहले विधान कुछ और बोलता, ट्रैक सूट में एक कोरा चिट्टा लड़का आया और शर्मा अंकल को देखकर बोला। अंकल खुश हो गए और कहने लगे, आ गए बेटा, ये मेरा पोता है शिशिर। विधान और शिशिर की एक दूसरे से नजरें मिली। ओके अंकल, अपना ध्यान रखिएगा, विधान ने कहा और जल्दी में निकल ही रहा था कि उसके गले में पड़े हुए एक पेंडेंट पर शर्मा अंकल की नजर पड़ी। वो उस पेंडेंट को देखते ही रह गए, जैसे वो उसे पहचानते थे। अंकल को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे विधान से उनका कोई रिश्ता है और बोले, बेटा इतनी जल्दी क्या है, मेरे पोते शिशिर से तो मिल लो। शर्मा अंकल चिल्लाए, पर विधान वहां से निकल चुका था। संभवतः उसने अंकल की बात सुन ली थी, लेकिन क्या वजह थी कि वो फिर भी वहां से जल्दी में निकल गया? शिशिर को भी ये थोड़ा अजीब लगा। फिर वो उनसे बोला, दादाजी, आप तो बहुत तेज भागते हैं। अरे कितना आगे निकल गए, मेरी तो सांसें भर आई। लेकिन वो कौन था? उसने विधान की तरफ देखा, जो कि अब तक बहुत दूर चला गया था। उन्होंने विधान की तरफ मुड़कर देखा और कहा, बेटा, जब हम वापस जाएंगे उसके बाद कुछ तोहफे तैयार करके वर्मा फैमिली को भेज देना। शिशिर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और ध्यान रहे, तोहफे ग्रैंड होने चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आप वर्मा फैमिली को गिफ्ट क्यों देना चाहते हैं? शिशिर कंफ्यूज था। कौन था ये? आपने इसका नाम विधान पुकारा और आप वर्मा फैमिली को गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं? अगर मैं सही समझ रहा हूं तो शायद ये वही विधान शर्मा तो नहीं है जिसको लोग गधा दामाद कहते हैं। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोले, हाँ, ये वही है, और हाँ, उसको 100 करोड़ भी ट्रांसफर कर दो। शिशिर कंफ्यूज हो गया। दादाजी, मैं जानता हूं कि हमारी फैमिली अमीर है, लेकिन क्या इतनी अमीर है कि 100 करोड़ ऐसे फालतू इंसान को दे दे? क्या वो इस लायक है? आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हट पागल, तू नहीं समझेगा, तुझे बाद में समझ आएगा। और मुझे लगता है और अब यकीन हो चला है कि ये वही है। शिशिर को लगा दादाजी का दिमाग घूम गया है। शर्मा अंकल ने सीरियस होकर कहा, शिशिर ध्यान से सुनो, अब से विधान पर जितना ज्यादा हो सके नजर रखो और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे मदद करो। क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? शिशिर शर्मा सीईओ ऑफ शर्मा फैमिली इंटरनेशनल बैंक, प्रकाश शर्मा का पोता। उनकी पूरी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान शिशिर ही था। पहले से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि शिशिर ही अगला शर्मा फैमिली के इंटरनेशनल बैंक का मालिक बनेगा। दादाजी आपने जो भी बोला मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ऐसे फालतू इंसान पर इतना पैसा खर्च कर डालना, इससे बेहतर जानवरों के लिए डोनेशन देना है। क्या हक है उसका इतने पैसों पर? अरे आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके लिए इतना प्यार लुटा रहे हैं? क्या वो उसके लायक भी है? उसने तुम्हारे दादाजी की लाइफ बचाई है, क्या इससे बड़ा कोई और रीजन चाहिए कि क्यों वो इतने पैसे के लायक है? दादाजी ने जोर देते हुए कहा, लाइफ बचाई? अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे जब उसने सड़क पर पड़े उस खून को देखा। दादाजी, क्या आपको वापस हार्ट अटैक आया? दादाजी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, और उसी ने मेरी जान बचाई है। इतने सालों से जिसे हार्ट डिजीज समझ के जी रहा था, वह तो किसी काले जादू की करामात थी। क्या कह रहे हैं दादाजी? जादू टोना? शिशिर हैरान था, वो ये नहीं मान पा रहा था। दादाजी, मैं सोच भी नहीं सकता, उस झूठे फालतू इंसान की बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। क्या उसने आपका दिल जीतने के लिए तो ऐसा नहीं किया? मैंने सुना है मार्केट में बात चल रही है कि वर्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी घाटे में जा रही है और उन्हें 8 करोड़ की जरूरत है। और हो सकता है उसकी पत्नी विधि ने उसको फोर्स किया हो कहीं से इतने पैसे लाने के लिए। ये सुन के दादाजी को गुस्सा नहीं बल्कि और हंसी आ गई। अरे अगर ऐसा था तो फिर तो ये और भी अच्छी बात होगी। अरे पहले किसी को गिफ्ट तैयार करके भेजो वर्मा फैमिली को, और उसके बाद विधान के अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो। दादाजी, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? मुझे तो अब आप जादू के वश में लग रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि वो सच बोल रहा था या झूठ। आओ मेरे साथ हॉस्पिटल, चेकअप करवाता हूँ, देखते हैं कि ठीक हो गया हूं या नहीं। ठीक है? शिशिर समझ गया था कि वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो बात सही होगी, लेकिन शिशिर अभी भी डाउट में था। ठीक है दादाजी, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल एग्जामिनेशन जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ किसी को भेजता हूँ, आप टेस्ट करवाइए और मुझे बताइए रिपोर्ट में क्या आता है। शिशिर बहुत समझदार था, इसलिए वो खुद जाने से बच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर दादाजी की बात सही निकली तो आगे पता नहीं क्या, अभी तो 100 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं, फिर न जाने रिश्ता ही न जोड़ने लगे। लेकिन इस एम्पायर का अगला मालिक मैं हूं और मेरा हिस्सा कोई भी नहीं छीन सकता। ये सारी दौलत और पैसा मेरा है। रिपोर्ट में क्या आएगा? विधान के गले का पेंडेंट देख दादाजी को क्या याद आ गया था?